हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। अभी तक आपने हमारे अतीत पार्ट 1 क्लास 6 के 6 चैप्टर के वीडियोस देख लिए होंगे। ये 7वां चैप्टर है। यदि आपको अभी तक हमारे वीडियो अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। और जो भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 7वां चैप्टर। अशोक के बारे में है ये, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया। अब इसमें जो पहली हेडिंग है उसमें है एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र पर रुपयों पैसों पर देखते हैं उसका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ में स्थापित किया गया था। ये जो बगल में चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, जो इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों के पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। यह समझने की कोशिश करते हैं कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस प्रकार शासन करते थे उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। मतलब चाणक्य ने किताब लिखी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति विज्ञान से संबंधित थी, राजनीति से संबंधित थी। वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो एक ही वंश के कहे जाते हैं। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। इनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत में जाने का रास्ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। साम्राज्य के मध्य भारत में जैसे इलाके में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ लोग फल फूल संग्रहण, जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य अलग अलग इलाकों में के लोग भिन्न भिन्न थे, भाषाएं बोलते थे, जो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। जो लोग शायद अलग प्रकार का भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। इसमें देखिए आप कंधार, लंपक, मनसेरा, बांसगढ़ी, यहाँ से सब जगह से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिस पर हम आगे बात करेंगे। महत्वपूर्ण नगर ब्लैक कलर से हैं तो उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, तीनों की लोकेशन आपको क्लियर हो जाएगी जो ऊपर हमने जिक्र किया था। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेना की जरूरत होती है। सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की भी ज़रूरत होती है। इसी कारण से बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। राज्य साम्राज्य से भिन्नता है। अब साम्राज्य के प्रशासन पर आते हैं। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब है कि इस इलाके में गांवों और शहरों के किसानों और पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा दी जाती थी। कई अधिकारियों का वेतन भी इनमें से कई अधिकारियों को वेतन दिया जाता था। संदेशवाहक एक दूसरे जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार के एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे प्रांत थे, जैसे तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र में इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। मतलब पाटलिपुत्र से थोड़ा नियंत्रण रहता था, लेकिन वहाँ के अपने गवर्नर हुआ करते थे। अक्सर राजकुमारों को वहाँ गवर्नर बना कर भेजा जाता था, राज्यपाल। लेकिन लगता है कि वहाँ पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम में कंबल के लिए, दक्षिण में सोने और कीमती पत्थरों के लिए संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। नजराना क्या था? कर नियमित ढंग से इकट्ठे नहीं किए जाते थे। वहीं
किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राप्त किए जाते थे, ऐसे लोगों से किए जाते जो स्वेच्छा से इसे दे। अब राजधानी में सम्राट की स्थिति क्या थी, ये मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जो मेगास्थनीज था, जिसने कुछ विवरण दिए हैं यहाँ। हम अब ये भी क्लियर हो जाएगा, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर एक के राजदूत थे मेगास्थनीज। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका, इसी में से एक अंश हो सकता है। सम्राट, यहाँ एक विवरण है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था। अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों पर को लेकर चलते थे। पेड़ों और प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर खाना चखते थे, जो वो लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है, एक विशाल एवं खूबसूरत नगर था। एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था। 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। 2 और 3 मंजिले वाले घर थे। लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हुए थे। राजा का महल भी काठ से बना था, जिसमें पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। यह चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के बने बसेरों से घिरा था। अब इसके बाद हम इस पॉइंट से सबसे पहले जाते हैं पीछे। संभव संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। या उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीज़ें लाकर दे देते थे। अशोक के बारे में आते हैं। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता के संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अभिलेख अशोक के ज़्यादातर अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। कन्फ्यूजन बहुत होता है इसमें। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, मतलब क्वेश्चन उस समय याद रहना चाहिए। अब वर्णन वाले पे आते हैं। कलिंग युद्ध में, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। वह अपने एक अभिलेख में अशोक कहते हैं कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग उनके सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते थे, अपने सगे संबंधी और मित्रों को प्यार करते थे तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते थे, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं, अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। मैंने धम्म का पालन करने और दूसरों को शिक्षा देने का निश्चय लिया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने की इच्छा से ज़्यादा अच्छा है। मैं अभिलेख भविष्य के लिए संदेश उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें सोचना चाहिए कि धम्म कैसे बढ़ाया जाए। धम्म का संस्कृत अर्थ है, शब्द है धर्म, प्राकृत रूप था धम्म। अब अशोक के कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर युद्ध में वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अब अशोक के धम्म, इस पर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी मेंस में धम्म पे। अशोक का धम्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि पिता अपने बच्चों से अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि प्रजा को निर्देश दें। बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनकी उन्हें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों को क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार और पड़ोसियों के बीच झगड़े होते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महापात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों में खुदवाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वह राजा को संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित किया। सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे।
उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की। अब यहाँ एक मौर्यकालीन स्तंभ है, बिहार के रामपुरवा में एक मौर्यकालीन स्तंभ मिला है। इसे अभी राष्ट्रपति भवन के सामने रखा हुआ है, मूर्तिकला का नमूना। उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर पर है। अपनी प्रजा को क्या संदेश देते थे अशोक, उस पर आते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान, उदाहरण के लिए बीमार होते थे तो बच्चों का विवाह होता था। जब उनके बच्चों का विवाह होता तो बच्चों के जन्म तक जब यात्रा करते थे तब वे तरह तरह का अनुष्ठान करते थे। ये किसी कर्मकांड, किसी काम के नहीं थे। इसके बदले लोग दूसरी रीतियों को माने और ज़्यादा फलदायी होंगी। अब ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या थीं? ये थी कि दासों और नौकरों का अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, सभी जीवों को दया करें, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान दें। अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ही ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिनमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। धर्म के विचारों को दूर दूर फैलाने का काम अशोक ने किया, जो आज भी प्रासंगिक हैं। फिर आते हैं अन्यत्र। मौर्य साम्राज्य उभरने से थोड़ा पहले 24 वर्ष पूर्व चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू कराया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों की रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी तथा पत्थर और ईंट की बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क चौड़ी है। दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों ने काम किया। हर 100-200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए एक बुर्ज बना है। अब तिथियों पे आते हैं कि मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी। लगभग 22 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। उनके स्थान पर नए राज्यों का उदय हुआ। उत्तर भारत में करीब 100 साल तक हिंदू यवन राजाओं ने राज किया। इसके बाद पश्चिमोत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में शक नामक मध्य एशियाई लोगों ने शासन रहा। कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जबकि सख्त शासकों में गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल पाई। शकों ने कुषाणों का शासन रहा। उत्तर और मध्य भारत में कुछ इलाकों में मौर्य सैन्य नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कर्ण और कुछ और वंशों का शासन चलता रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा है कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में शकों का शासन बना रहा। यहाँ पश्चिम भारत और मध्य भारत के शासन कर रहे सातवाहनों के साथ इनके कई युद्ध हुए। 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन लगभग 400 साल तक टिके रहे। 1700 वर्ष पहले मध्य और पश्चिमी एशिया में वाक्टक वंश की स्थापना हुई। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व चोल, चेर और पांड्य का शासन रहा। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा कई और राज्य और राजा थे जिनके बारे में हमें सिक्के, पांडुलिपि और पुस्तकों से पता चलता है, जिनमें सामान्य स्त्री पुरुष का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कृषि प्रसार, नए शहरों का योगदान, उद्योग व्यापार में प्रगति, व्यापारियों के एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर और बाहर जमीन के रास्ते खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिर, स्तूपों और अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। यहाँ से इसे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।